सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई और बहुत ही सहजता और सरलता के साथ ऐसा घोसी लोकसभा के तमाम वरिष्ठ दिग्गज साथियों के साथ कल नामांकन की प्रक्रिया आप सबके सहयोग, आप सबके कृपा और आप सबके आशीर्वाद से संपन्न की गई। और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने के पीछे जो कारण है वो कारण कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हमको लगता है कि जब से चुनावी प्रक्रिया आचार संहिता लगा है, बीच में तमाम तरह की उठापटक हुए, बीच में हमारे यहाँ घटना भी घटी जिसको लेकर के लगभग 14 दिन हम लोग क्षेत्र से बाहर रहे। उस बीच में तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि चुनाव सादगी के साथ लड़ना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, कभी कभी परिस्थितियों को भी देख करके चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो उसको संवेदना प्रकट करनी चाहिए। लेकिन उस संवेदना के समय को भी अगर अवसर में तब्दील करने की स्थिति विपक्ष के पास रहती है तो बेचारे करते हैं। हमें इस चीज़ का थोड़ा तकलीफ हुआ था, लेकिन फिर भी जनता है और जनता तो सत्ता परिवर्तन भी करना जानती है, सत्ता से हटाना भी जानती है, सत्ता में लाना भी जानती है। और कई दिनों से हम देख रहे हैं, हम सबके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के एक मजबूत मंत्री के तौर पर भी हैं और एनडीए गठबंधन में एक मजबूत पार्टी के तौर पर भी हम लोग पूर्वांचल में दस्तखत देते रहते हैं बार बार, हर बार, क्योंकि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। घोसी लोकसभा के सर्वांगीण विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं है। एक नाम का हमको लगता है कि विपक्ष के लोग बार बार उस नाम की चर्चा कर रहे हैं। हम तो ये जरूर कहना चाहेंगे कि विपक्ष के जो लोग भी हैं और उस नाम का सदुपयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले उनके आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि एक आदर्शवादी विचारधारा के साथ ही हम विकासवादी कार्य की जो कल्पना है, और ही सिर्फ एक कल्पना ही नहीं, उसको हम आगे मूर्त रूप में भी ला सकते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम तो ये कहेंगे कि कल नामांकन दर्ज हुआ और चुनावी समर में हम सब लोग कूद पड़े हैं। बात होनी चाहिए इस क्षेत्रीय मुद्दे पर। जिस प्रकार से बार बार विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है, एक प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं कि ये बताने का काम करें कि आखिर उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने जो है घोसी के लिए क्या किया है। तो वो वाला तो गाना तो सेट हो जाता है, जो कोई नहीं किया वो भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। और मैं भी पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो जनता की आवाज़ है, जो जनता की सोच है, इस बार के लोकसभा के चुनाव में जो जनता मतदान करने के लिए कटिबद्ध, तत्पर और तैयार है, वो कहीं ना कहीं जातिवादी विचारधारा, जातिवादी मानसिकता से उठ करके व्यवहारवादी विचारधारा और विकासवादी विचारधारा के आधार पर मतदान करना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार, विगत 7 साल की सरकार, देश की सरकार 10 साल की सरकार ने मिल करके निरंतर जहां जहां से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो भी अपने लेटर हेड पर, वो चाहे हमारे निचले स्तर के जनप्रतिनिधि हो या फिर उच्च स्तर के हो, जो लोग भी सूचना सरकार को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उस समस्या का समाधान भी हो रहा है। हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि जैसे भी बहुत सारे मुख्य रास्ते अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, निर्माणाधीन भी हैं, चल भी रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि विगत जो 15 से 20 सालों से जो इस घोसी लोकसभा पर ध्यान नहीं आ पा रहा है केंद्र सरकार का, हमारा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले 5 साल में अगर जनता ने अवसर दिया तो विगत 15 सालों का जो एक प्रकार से बजट का जो हिसाब किताब है, उसको हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से बातचीत करके उसको यहाँ लाने का भी काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि मुख्य रास्ते बन जाने से गांव का विकास नहीं होता है। कहीं ना कहीं मुख्य रास्ते से जो कनेक्ट हैं हमारे गांव के रास्ते,
और वो गांव के रास्ते पंचायती राज विभाग PWD और प्रधानमंत्री PMGSY के द्वारा रास्ते का कंस्ट्रक्शन होता है। तो हम प्रयास करेंगे कि जितने भी मुख्य रास्ते से कनेक्ट गांव के रास्ते हैं उसको सही किए जाएं और उस गांव के रास्ते से जो कनेक्ट पगडंडी हैं उसको भी दुरुस्त किया जाए पंचायती राज विभाग के द्वारा। हमारे माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री AK शर्मा जी के द्वारा अपने इस घोसी लोकसभा के जितने नगर हैं उसमें कहीं न कहीं विकास कार्य किए जा रहे हैं और वो दिख भी रहा है। पहले तो कुछ दिखता नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिख भी रहा है। हम लोग भी प्रयासरत हैं कि जिस प्रकार से गांव में अभी विगत दिनों तमाम तरह की ऐसी घटनाएं आप सबके भी संज्ञान में आई, हमारे भी संज्ञान में आई कि जब 24 घंटे बिजली का संकल्प हमारी सरकार ने लिया हुआ है तो उसको 17 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, 21 घंटा तक ले जाते स्थिति थोड़ी सी ऐसी बन जा रही थी कि जो जर्जर तार हैं, जहां नहीं बदले गए हैं ऐसे तार कहीं ना कहीं विद्युत प्रवाह लगातार होने के नाते हीट होकर के वो टूट के गिर जा रहे हैं और उससे तमाम तरह की आगजनी भी हो रही है, तमाम तरह के एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो हम सबका प्रयास दूसरा रहेगा, जैसा कि माननीय AK शर्मा जी के द्वारा बार बार इस चीज़ की घोषणा भी की जा रही है, तो हम भी सहयोग करेंगे आने वाले समयों में पूरे घोसी लोकसभा के ग्रामीण क्षेत्रों से या फिर शहरी क्षेत्रों में जो भी तार जर्जर हो गए हैं उसको दुरुस्त करके 24 घंटे बिजली का जो संकल्प है चुनाव के बाद 6 महीने में हम लोगों का लक्ष्य है कि 6 महीने के अंदर अंदर 24 घंटे बिजली का संकल्प पूरा किया जाएगा। तीसरी बात है, मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं और बार बार क्षेत्र में तमाम तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, सूचनाएं भी मिल रही हैं कि इमरजेंसी पीरियड में जब मऊ जनपद से कोई व्यक्ति अपने पेशेंट को लेकर के बनारस या लखनऊ या गोरखपुर जा रहा है तो जो उसके परिवार का मरीज है कहीं ना कहीं दम तोड़ दे रहा है। तो ये चीज़ें कई जगह से, कई गांवों से हमको लोगों का सुझाव भी आया कि क्यों न मऊ में एक मिनी PGI या फिर PGI को स्थापित किया जाए। मेरा तो लक्ष्य है कि PGI को ही स्थापित किया जाए मऊ में, क्योंकि ये सिर्फ मऊ को ही नहीं देखेगा, कहीं ना कहीं मऊ से सटे हुए बलिया है, बिहार है, गाजीपुर है, देवरिया का सटा हुआ एरिया है, अपने आजमगढ़ में PGI है। इधर हम बिहार के भी कुछ जनपदों को हम टारगेट में रखे हुए हैं कि जो इस रास्ते से होकर के लखनऊ जाते हैं और मऊ आते आते उनका मरीज दम तोड़ देता है, बलिया के लोग चलते हैं तभी मरीज दम तोड़ देता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर PGI को स्थापित किया जाए जिससे स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं उसको सुदृढ़ किया जाए। चौथी चीज हमारी जो प्लान में है, लगभग 2.5 साल से हम लोग पत्राचार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि हमारे पार्टी के एजेंडे में भी है कि समान शिक्षा का व्यवहार इस प्रदेश और देश में लागू हो, उसी के अनुसार हम लोगों ने लगातार पत्राचार के माध्यम से और कईयों बार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इस चीज़ की मांग भी की गई कि अमीर और गरीब के बेटे जो शिक्षा में दोहरी व्यवस्था है उसको एक रूपता देने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से जब हमारी मुलाकात हुई, माननीय गृह मंत्री जी से, तो आग्रह मैंने किया, बाकायदे पत्राचार हुआ और पत्राचार के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहमति देते हुए जो 18 मंडल पर अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराने का जो श्रम विभाग के माध्यम से हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे मऊ जनपद में अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हो और उसको हम यहाँ लाएंगे ताकि इस क्षेत्र के जो मजदूर गरीब तबके के बच्चे हैं उनको निःशुल्क तौर पर कक्षा 5 से लेकर के 12 तक की शिक्षा, उनको अच्छी शिक्षा गुणवत्ता के साथ उनको प्रदान हो सके। और ऐसे जो गरीब बच्चे पैसे के अभाव में या फिर मैं यूँ कहूँ महंगाई के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसे बच्चों को हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार निःशुल्क शिक्षा दे करके उनको हॉस्टल की सुविधा भी देगी, जैसा कि अन्य जगहों पर चल रहा है, वो व्यवस्था हम यहाँ कराने का काम करेंगे। 5वीं चीज है, 2018 में हम सब लोग सरकार में थे और हम सब लोगों ने समाज कल्याण विभाग से एक मांग किया था, जैसा कि पूर्व की सरकार उत्तर प्रदेश की बहन मायावती जी की थी। बहन मायावती जी ने बनारस के लालपुर में एक व्यवस्था लागू किया है कि वहां पर लगभग 300 से 500 बच्चों को पढ़ने के लिए IAS PCS कोचिंग सेंटर खोले हैं। हम लोगों का प्रयास था कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में इसको खोला जाए, अगर जनपद में नहीं तो मंडलवार कम से कम खोल दिया जाए, लेकिन हमारा प्रयास सिर्फ 8 मंडलों में हो पाया है, अभी 10 मंडलों में करना बाकी है। हम लोग प्रयासरत ये हैं कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से, वो चाहे दलित का बेटा हो, चाहे पिछड़े का हो, या फिर सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, या फिर अल्पसंख्यक समुदाय का हो, सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश और देश की सरकार के द्वारा हम हर जनपद में कोचिंग सेंटर खुलवाएंगे, जिसमें कि इस क्षेत्र के बच्चे
जो इलाहाबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाकर के तैयारी करते हैं, लखनऊ जाकर तैयारी करते हैं, ऐसे बच्चे सरकारी खर्चे पर आईएएस, पीसीएस या फिर यूपीएससी के लिए लोग यहाँ पर कोचिंग लें और लगातार कोचिंग करके उनको शिक्षा की व्यवस्था अच्छी की जाएगी, कोचिंग की व्यवस्था अच्छी की जाएगी, जिससे कि यहाँ के बच्चे खुद पे खुद तैयारी करके और अच्छे डायरेक्शन में वो कंपटीशन में बैठें और हमारे जिले का नाम रोशन करें। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग, अब यहाँ जैसे एक मुद्दा आता है महिला सुरक्षा की, जैसे न्याय संगत कार्यों की, हम भी लगातार यहाँ वॉच कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारी यहाँ की प्रशासन निरंतर जनता के प्रति जवाबदेही दे रही है, जनता की जो समस्याएं हैं इमीडिएट विद इन 1 डेज उस समस्या का समाधान भी करने का प्रयास कर रही है। वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर डिपार्टमेंटल सूचना मिल रही है तो हमारे प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी पूरी तन्मयता के साथ, जैसा कि डायरेक्शन भी है, पहले से डायरेक्शन है, जीरो टॉलरेंस की नीति, तमाम तरह के कार्य हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे यहाँ के शासन और प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेही भी दे रही है। हमारा एक आग्रह भी रहेगा कि जिस प्रकार से हम लोग लगभग 7 साल में लगातार लगभग 18.5 करोड़ रुपया दे करके जो गरीब हैं, असहाय हैं, अपने परिवार का या खुद का इलाज नहीं करा पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने भी, जब हम लोगों को जानकारी हुई तो उत्तर प्रदेश सरकार के विवेकाधीन कोष से एज एक जनप्रतिनिधि के तौर पर हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत सारे लोगों का इलाज कराया। और सिर्फ इलाज ही नहीं कराया, अपनी व्यवस्था दे करके भी, अगर सरकारी धन से संपूर्ण इलाज नहीं हो पाया तो अपनी व्यवस्था दे करके हम लोगों ने उस गरीब का इलाज भी करवाया। और इलाज के साथ साथ अगर उसको लखनऊ एडमिट कराया हूं तो बाकायदे साधन संसाधन दे करके उसको घर तक छोड़ने का भी बंदोबस्त हम लोगों ने बना रखा है। इसके साथ साथ अभी हमारी सरकार ने जिस प्रकार से आयुष्मान कार्ड की बात कही है, 70 साल की अवस्था पूरा किए हुए व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा और उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क दिया जाएगा। तमाम तरह की जो आयुष्मान कार्ड अभी पिछले दफे से बनना चालू हुआ, और एक जो छोटी सी विसंगति इसमें है जिसको हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा रखा है कि जिस प्रकार से 6 परिवार पर ही आयुष्मान कार्ड बनने का जो एक प्रावधान है, कहीं न कहीं अधिकारियों का प्लान रहा है, लेकिन इस पे हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हम लोगों ने इसकी चर्चा किया है, गृह मंत्री जी से भी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा किया हुआ है। चुनाव के बाद स्थिति ये हम लाएंगे कि जिस प्रकार से परिवार कल्याण भारत सरकार के द्वारा और परिवार नियोजन विभाग भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जाती है, छोटा परिवार सुखी परिवार, हर स्वास्थ्य केंद्र पर दीवालों पर लिखा गया है हम दो हमारे दो। तो जब सरकार का संकल्प है हम दो हमारे दो, तो फिर आयुष्मान कार्ड कहीं ना कहीं ये जो 6 यूनिट का बाधक है ये ब्रेक होना चाहिए और ब्रेक किया भी जाएगा। और जो भी व्यक्ति परिवार में है, वो चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बने, जिससे कि उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ हो, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं उनको सुदृढ़ तरीके से प्राप्त हो, और प्राप्त जब उनको होगा तभी वो अपना इलाज भी करा पाएंगे और अच्छी प्रकार से फिटनेस भी ठीक ठाक कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारे युवा साथी बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है बेरोजगारी का, स्वाभाविक तौर पर है। शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, शिक्षा के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार बच्चियों की शिक्षा के लिए एक अच्छा 1 से लेकर MA तक की व्यवस्था बना रखी है। अभी अभी हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 33% आरक्षण की बात जो महिलाओं के लिए किया है, मेरा मानना यह है कि 33% आरक्षण को अभी आगे लागू करते उसको और इजाफा किया जाएगा, जिससे अगर देश की संचालन में, इस देश की संस्कृति और सभ्यता के निस्तारण में अगर महिलाओं का 50% भागीदारी और योगदान है परिवार कल्याण में और समाज के कल्याण में और परिवार के संस्कार में, परिवार के काम में अगर महिलाओं का योगदान बराबर है, तो हम लोग आने वाले समयों में, जनता आशीर्वाद देती है, सदन में अरविंद राजभर जाते हैं तो 50% आरक्षण की चर्चा हम करेंगे। वो हर क्षेत्र में होगा, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, क्योंकि तमाम बच्चियां अभी पढ़ लिख रही हैं, उनको पढ़ लिख करके सिर्फ और सिर्फ शादी विवाह में इन्वॉल्व कर दिया जा रहा है, बच्चियों को नौकरी तक नहीं मिल पा रही, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हमारा प्रयास ये होगा कि हम सदन में जाकर के इस पे भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेंगे कि जिससे कि बच्चियां जो पढ़ लिख करके होनहार हो रही हैं उनको हर क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित हो 50% की। जो हमारे युवा साथी, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आया हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर के तनातनी हुई है, समाजवादी कहती है हमारा प्रपोजल था और भारतीय जनता पार्टी ने उस प्रपोजल को आगे किया। मेरा मानना यह है कि कोई भी सरकार हो, जब भी कोई आधारशिला रखती है, सरकार फिर आवे या ना आवे, लेकिन नेक्स्ट सरकार जो आती है वो उसको मूर्त रूप में लेते हुए, कार्य रूप प्रदान करते हुए उस कार्य को कराने का भी काम करती है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल में तमाम ऐसी जमीन एक्वायर किए जा रहे हैं। जब मैं विभाग का मिनिस्टर था उत्तर प्रदेश में 2018 में, लघु उद्योग विभाग मेरे पास था। मैंने एक प्रपोजल बनाया हुआ था खास करके अपने पूर्वांचल के लिए, क्योंकि हमारे मांग में है पूर्वांचल राज्य। हम बार बार पूर्वांचल राज्य की मांग करते रहते हैं। इसके पीछे यही कारण है कि उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के नौजवान, वो चाहे किसी भी जनपद के हों, वो पंजाब जाकर के, गुजरात जाकर के, महाराष्ट्र जाकर के, तमाम जगह, कोलकाता जाकर के वहां के फैक्ट्रियां चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। तो क्यों ना हमारी सरकार का ध्यान आकृष्ट हो पूर्वांचल की तरफ। देश और प्रदेश की सरकार लपट करके पूर्वांचल में छोटे छोटे